हेलो बच्चों, कैसे हैं? आ जाएं जल्दी जल्दी से, क्लास स्टार्ट करें। आ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाएं। हेलो। हाँ भाई बच्चों, अब आएगी आओ। शुभम हेलो। आ जाएं जल्दी जल्दी से। तो सोनी फिजिक्स क्लासेस के लाइव चैनल में आपका स्वागत है। और हमारी जो वीडियो चल रही है आईआईटी जैम के लिए, फ्री चल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना? तो तुम लोग सेवाएं कर रहे हैं। ओपीएमपी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट ही होने वाली है। 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना? तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने सब बातें ली हैं, बेसिक्स भी दिए हैं, है ना? डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया है। और ओ ओपीएमपी अभी फिलहाल चल रहा है, तो शायद आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल की बात करें तो कल जो वीडियो थी, है ना, लाइव वीडियो जब चल रही थी, तो लास्ट में जब अपन सीएमआरआर की बात कर रहे थे, तो सीएमआरआर पर जाके लाइट ही चली गई। अब लाइट चली तो समय कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो आज स्टार्ट करते हैं सीएमआरआर से। तो सीएमआरआर ऑफ ओपीएम, सीएमआरआर ऑफ ओपीएम की तो एक बार थोड़ा सा कोड सही कर देता हूँ। हाँ भाई, तो सीएमआरआर के बारे में बस स्टार्टिंग ही की थी अपन ने, हाँ, पूरी बात नहीं हो पाई थी। आज इसकी बात करेंगे और किस तरह कैलकुलेट करते हैं सीएमआरआर को, वो भी सिखाएंगे। ठीक है? और दूसरा टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट, ठीक है? तो आज के दो टॉपिक रहेंगे। हर्ष वेलकम, पिंटू वेलकम, आजा। ठीक है? तो बात करते हैं सीएमआरआर, कॉमन मोड रिजेक्शन रेस। ठीक है? इसकी बात आज करने वाले। हाँ भाई, तो क्या होता है, फुल फॉर्म बता दी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेस। तो देखें क्या है बीमारी। कल अपन ने इसको एग्जाम्पल से लिया था, एक एग्जाम्पल था सिंपल सा, एक ओपीएमपी, है ना? कल की वीडियो देख ली होगी दोबारा, और अच्छे से सब बातें समझ में आ गई होंगी तुम्हारे। तो यहाँ पे एक वोल्टेज लिया था V2, यहाँ पे एक वोल्टेज था V1, ये रेजिस्टेंस R था, ये रेजिस्टेंस RF था। तो सीएमआरआर इतना टफ नहीं है, बहुत आसान सा है। और इसका जो V नॉट लिखा था, तो आज मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो V नॉट आया था V2 इंटू 1 + RF/R माइनस RF/R इंटू V1, ये आया था। फिर मैंने कहा था इसको थोड़ा सा सेट कर लो। तो V नॉट बराबर V2 - V1 RF/R, है ना, ये B2 वाला है, प्लस इस तरह मैंने इसको सेट कर। ठीक है ना? ओके। फिर मैंने कहा था कि यदि मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि यहाँ पे ये टर्म नहीं है, तो जब ये टर्म नहीं है तो आउटपुट क्या आने वाली है? आउटपुट आने वाली है V2 - V1 और RF/R, ये आउटपुट आने वाली। ठीक है? या V नॉट अपॉन V2 - V1, ये क्या आने वाला है? RF/R। ठीक, चलो। अब यहाँ पे देखें तो ये आउटपुट वोल्टेज V नॉट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो V2 - V1 है ना? तो डिफरेंस को मैं क्या लिख देता हूँ? VD RF/R। तो ये जो होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंस,
इनपुट डिफरेंस, ये कहलाता है डिफरेंशियल गेन। क्या कहलाता है? डिफरेंशियल। ठीक है, आर एफ अपॉन आर। तो सर जी क्या बताना चाह रहे हो कि जब मैं इसको यदि नहीं मानता हूं तो मेरे पास इस पूरे सर्किट का, ओपीएमपी का नहीं, ये मैं समझा चुका हूं पहले ही तुमको, तो इस पूरे सर्किट का जो डिफरेंशियल गेन है वो इतना आएगा। डिफरेंशियल गेन इतना ही आएगा। और ओपीएमपी का काम क्या होता है? डिफरेंस को एम्पलीफाई करना, यहाँ जो डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करना, तो मेन काम ये होता है। तो यदि ये V2 नहीं होता, V2 नहीं होता तो अपन को इसका मेन काम मिल जाता, मतलब V0 अपॉन VD ही मिलता, डिफरेंशियल गेन ही मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पे B2 है, चूंकि यहाँ पे B2 है, तो इसका मतलब ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, ये डिफरेंशियल गेन के कारण भी कहीं ना कहीं कुछ है, प्लस किसी और गेन के कारण भी यहाँ पे कुछ ना कुछ है ना। यदि ये B2 नहीं होता तो अपन को डिफरेंशियल गेन के कारण ही आउटपुट मिलनी थी, लेकिन यहाँ पे V2 है तो अपन को आउटपुट डिफरेंशियल गेन के साथ साथ किसी और गेन के कारण भी मिल रही है। तो ओपीएमपी का जो आउटपुट होता है, ओपीएमपी का जो आउटपुट होता है वो डिफरेंशियल गेन के कारण भी होता है, और दूसरा बोल रहा हूं मैं साफ साफ नाम, कॉमन गेन के कारण भी होता है। तो एक डिफरेंशियल गेन के कारण होता है और एक कॉमन गेन के कारण होता है ना। तो जब हम इसकी आउटपुट को लिखते हैं, है ना, तो किसी भी ओपीएमपी की आउटपुट को लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल गेन एंड कॉमन गेन, इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह, इस तरह V0 बराबर AD डिफरेंशियल गेन, VD डिफरेंशियल वोल्टेज, ये एक्चुअल में होना चाहिए पर नहीं। इसके साथ एक कॉमन गेन और होता है AC, एक कॉमन वोल्टेज BC पर, एक कॉमन वोल्टेज BC। ठीक है ना। तो ये जो अपनी आउटपुट थी, ये जो अपनी आउटपुट थी, ये जो अपनी आउटपुट थी इस सर्किट की, ठीक है ना, ये B2 था, यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या आउटपुट थी वो, RF अपॉन R1, RF अपॉन R, और V2 माइनस V1 प्लस, और ये क्या थी, B2। तो ये जो आउटपुट थी, ये आउटपुट कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में कॉमन गेन के रूप में भी है। हाँ भाई, ठीक है ना, और डिफरेंशियल गेन के रूप में। तो कुल मिला के बात कि ट्रांजिस्टर की मिसमैचिंग के कारण, ट्रांजिस्टर आइडियल ना होने के कारण जो आउटपुट अपन को मिलती है, एक्चुअल में जो आउटपुट अपन को मिलती है वो केवल डिफरेंशियल गेन के कारण नहीं मिलती, कॉमन गेन के कारण भी मिलती है ना। कॉमन गेन यहाँ पे मैथमेटिकली डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे VD क्या है, तो VD जो है मैंने बता दिया अभी कि VD होता है V2 माइनस V1, और VC क्या है, VC मैं बता रहा हूँ, तो कल भी शायद मैंने बताया था V1 प्लस V2 अपॉन 2। ये है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब सर जी ये क्या बीमारी है, तो CMRR क्या होता है, CMRR होता है डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन गेन का मोड। मोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, गेन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, है ना, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं मोड लगा रहा हूँ। ठीक है ना। तो AD अपॉन AC इज कॉल्ड CMRR। तो ये क्या बता रहा है अपन को कि AC की तुलना में AD कितना है, AC की तुलना में AD कितना है। ठीक है, तो अपन को AC चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अपन को AC नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, AD। तो AC कम से कम चाहिए, AD ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ठीक है ना। तो CMRR ज्यादा होना चाहिए, ये कम, ये ज्यादा, तो अपन को ये ज्यादा ही चाहिए। किसी भी OPMP का CMRR ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हमको आउटपुट डिफरेंशियल गेन के कारण ही मिले, कॉमन गेन के कारण ना मिले। ठीक है, तो ये इसकी बातें हो गई। यूनिट की बात करें तो तुम सब जानते हैं यूनिट तो कुछ होनी नहीं है, जब, है ना। और यदि इसको तुम, एक बात और, इन डेसिमल जब इसको लिखते हैं CMRR को, इन डेसिमल भी लिखा जाता है क्योंकि गेन है। तो डेसिमल क्या लिखेंगे, 20 log 10 सिखाया था तुमको, AD अपॉन, कई बार डेसिमल में भी बात कर लेता है, तो 20 log 10
AD अपॉन AC, ठीक है। तो ये होता है CMRR। अब बात आती है कि सर जी हम किसी सर्किट का CMRR कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके दो मेथड है, लेकिन मैं तुमको एक ही मेथड से कहूँ, क्योंकि दूसरा मेथड है तो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें 2-3 बार तुमको फिगर ड्रॉ करने पड़ते हैं, है ना। दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है, और अपन कंपटीशन दे रहे हैं, अच्छा नहीं है। एक जो मेथड है उसमें बहुत सिंपल सा है, खतरनाक नहीं है। जैसे मान लो यही एग्जांपल हमारे साथ, ये एग्जांपल यही है, बिल्कुल ऐसा की ऐसा मैंने यही एग्जांपल ले लिया। ये RF लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है। चलो वैल्यू दे देता हूँ इसको, ये मैं दे देता हूँ 4 किलो ओम, और ये ले लिया मैंने 2 किलो ओम, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज मैंने इसको V1 लिख दिया, और इसको मैंने क्या लिख दिया, V2। तुम्हें भी यही करना। जैसे मान लो वहाँ पे तुमको क्या दे दे, यहाँ पे +3 वोल्ट दे दे, और यहाँ पे क्या दे दे, +5 वोल्ट दे दे, जो भी दे वो तुम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छोड़ो, तो मैं तो यहाँ पे B1 और B2 ही लिखने हैं, B1 और B2 ही लिखने हैं, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वे कुछ भी करे, तब आउटपुट निकाल। तो +3 +5 हटा दो इनको, है ना। इसको क्या लिखोगे तुम, V1, इसको क्या लिखोगे, ठीक है। इतना सा काम करो और आउटपुट निकाल दो इसको। तो आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट तो अपन को पता है इसका, तो 1 + RF अपॉन R1, मैं एक बार लिख देता हूँ मैं, RF अपॉन R, और B2 माइनस, सुपरपोजिशन थ्योरम से लिख रहा हूँ आज मैं डायरेक्ट, और V1, ठीक है। तो आउटपुट क्या आने वाली है इसकी, आउटपुट आने वाली है 1 + 2 RF अपॉन R, 4/2 इंटू V2 माइनस, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो V0 बराबर क्या हुआ, V0 बराबर हो गया 3V2 माइनस, ये हो गया। ओके, इक्वेशन नंबर। अब अपने पास जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC। VD की वैल्यू पुट कर दो, तो V0 AD V2 माइनस V1 प्लस AC V1 प्लस V2/2, ठीक है ना। V2 वाली टर्म अलग कर लो। अब देखो कितनी सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। तो V2 वाली टर्म अलग करें तो क्या बचेगा, AD इधर बचेगा ये वाला, प्लस AC/2। V1 वाली टर्म अलग करें तो यहाँ से माइनस AD आना, माइनस AD प्लस AC/2, इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन जो फर्स्ट जो तुम्हारा आउटपुट आया और ये जो सेकंड आउटपुट आया, इसको कंपेयर करना, देन AD और AC की वैल्यू अपने पास आ जाएंगी, इतना सा काम। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा था वो सुन लो, यहाँ पे इसने +3 दिया था, यहाँ पे इसने +5 दिया था। तो यदि मैं तुम +3 और +5 रख के यहाँ पे वैल्यू निकालते तो न्यूमेरिकल वैल्यू आती, और न्यूमेरिकल वैल्यू आती तुम कंपेयर कैसे कर, तुम कंपेयर कैसे कर, ठीक है ना। फिर तुम्हें भी यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर कर आके और फिर देखना पड़ता, तो समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं होता, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो दिया हुआ है, ठीक है, उसको B1 B2 कर लो और देन आउटपुट ये निकाल, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँ मैं, तो B2 का जो कोएफिशिएंट है वो AD प्लस AC/2, और इधर कितना है 3, इधर कितना है 3, माइनस AD प्लस AC/2, ठीक है ना। ओके, बराबर, यहाँ कितना आ रहा -2, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा AC, ये तो कैंसिल हो गया AC, और यहाँ 1, AC कितना आ रहा तुम्हारा 1, और जब AC 1 है तो AD कितना आ रहा है 3 - 1/2, 3 - 1/2, तो AD कितना आ रहा है, AD आ रहा है 5/2, 2.5, ठीक है। तो CMRR क्या हुआ 2.5 अपॉन 1, 2.5। AD अपॉन AC करना, तो सिंपल सा तरीका, कोई खतरनाक बात है ही नहीं इसमें। तो बड़ी आसानी से अपन CMRR बता सकते हैं किसी भी सर्किट का, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखो और सॉल्व कर दो।
ठीक है ना, समझ गए। अब थोड़ा सा एक मैं डाउट डालता हूँ तुम्हारे दिमाग में कि मान लो ये इसको ग्राउंड कर देता, ये क्या कर देता, हाँ, तो आउटपुट क्या लिखते भाई? नहीं, पहले तो ये बताओ, इसको जीरो बोलते हैं या B2 बोलते हैं? तो B2 ही बोलते हैं ना, बोलो, ठीक है ना। तो B2 बोल के वही आउटपुट आने, 1 प्लस RF अपॉन R B2 माइनस RF अपॉन R, और यही काम अपन वापस करते हैं, है ना। RF और R की वैल्यू पड़ती, तो इस पे CMRR पे B2 और B1 का कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ठीक है ना। देख लो, वही सेम कैलकुलेशन होनी है, सब काम वही होना, बोलो नहीं पड़ेगा ना, तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्यों, तो उसका गेन है भाई, AD उसका गेन है, AC उसका गेन है, तो गेन पर इनपुट का कोई इफेक्ट थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो जब गेन पर इनपुट का कोई इफेक्ट नहीं है, देन CMRR पर क्यों होगा, इनपुट वोल्टेज का CMRR पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो तुमको जीरो दे तब भी उसको B2 बोलना है, तुमको +5 दे तब भी तुमको उसको B2 ही बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता हूँ एग्जाम्पल में, तुम्हें डर लगे, मतलब हमें तो हर बार आउटपुट ही निकालनी है, ठीक है। +5 वोल्ट, ये 2 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, ये 4 किलो ओम, और इसको ले लेता हूं मैं +3 वोल्ट, है ना। तो इधर बोलो, CMRR वही 2.5 आना अगेन, अरे ये तो +5, ये B2 ही रहेगा, B2 यहाँ जाएगा, B2 यहाँ जाएगा, आउटपुट निकाल लो, वही आना है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है ना, तो 2.5 ही आना। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें चेंज डाल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम का और ले लेता, और इसको मैं जोड़ देता इससे +4 वोल्ट, थोड़ी सी न्यूमेरिकल गड़बड़ हो सकती है, डाटा थोड़े से अजीब से हो सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ इसका CMRR कैसे निकालो, है ना। अब किसको तो B2 बोलोगे और किसको B1, तो ये तो मुझे B2 ही बोलना, ये तो मुझको B2 ही बोलना, ठीक है ना, जो मैं लगा रहा हूँ उसको मैं B2 बोल रहा हूँ, और इसमें से किसको मैं B1 बोलूँ, इसमें से मैं किसको B1 बोलूँ, एक तो +3 वोल्ट है और एक +4 वोल्ट है, तो किसको मैं B1 बोलूँ, ये बताओ। आई समझ में बात तुम्हारी, है ना कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मैंने इसमें बढ़ा दिया, समझ गए। तो बताओ फिर किसको बोलो, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं तुम्हारे लिए सोचने के लिए। हम्म, कोई थेवेनिन फेवनिन है क्या तुम्हारे पास, थेवेनिन थ्योरम ऐसा कुछ है क्या? है, तो उससे क्या करो, उस थेवेनिन थ्योरम को लगाओ और इस सर्किट को सॉल्व कर लो, इस वाले सर्किट, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, थेवेनिन कैसे लगाऊंगा मैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं कैसे लगाऊंगा थेवेनिन, कैसे लगाने वाला, यहाँ पे क्या था, +4, +4 वोल्ट, और यहाँ पे क्या था, +3 वोल्ट। तो क्यों ना मैं इन दोनों को ऐसे शो कर दूं, देखो कैसे, कि भैया ये तो प्लस, ये माइनस, ये ग्राउंड, ये तो 4 वोल्ट हो गया, है ना, ये प्लस, ये माइनस, ये ग्राउंड, ये 3 वोल्ट हो गया, ऐसे भी शो कर सकता हूँ, है ना। इसका भी तो माइनस कहाँ पे है, ग्राउंड में, बोलो, है ना। अब ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट मेरा जी,
तो ये पॉइंट भी मेरा G, क्योंकि ये तो डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ग्राउंड ग्राउंड 0 वोल्टेज पे। बोलो, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान सुने जी। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया जी। अब मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि ए और जी जो पॉइंट हैं, ए और जी पॉइंट है, इनके बीच में इधर का जो सर्किट है, इधर का जो सर्किट है, उस सर्किट को मैं थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर, मतलब कहने का ये है, मैं तुमको थेवेनिन लगाना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ए और जी, थोड़ा सा इधर ही बनाता हूँ, ए और जी के बीच में जो सर्किट है, इसकी जगह पे मैं थेवेनिन सर्किट आरटीएच और ईटीएच लगाते हैं ना अपन, ईटीएच ये मैंने लगा लिया। और बाकी जो सर्किट है, तो बाकी सर्किट कौन बचा, ये तो बचा, ये तो बचा 2 किलो ओम। बाकी का जो सर्किट है तो मैं ऐसा की ऐसा छोड़ देता हूँ। बोलो कहाँ गया, 4 किलो ओम। समझे? कहाँ लगा रहा हूँ थेवेनिन, ए और जी के बीच में। इस सर्किट को मैं थेवेनिन सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूँ, बाकी को मैंने ए और जी के बीच में ऐसा ही छोड़ दिया। तो इस तरह तुम थेवेनिन लगा सकते हो, इस तरह तुम थेवेनिन लगा सकते हो, है ना? तो आरटीएच क्या हुआ, आरटीएच क्या होता है थेवेनिन में, आरटीएच क्या होता है कि भैया ए और जी को ओपन करो, पहले ए और जी को ओपन कर लो। चलो ए और जी को मैंने ओपन कर लिया, ये देखो ए ओपन हो गया और ये जी ओपन तो था ही, तो ये ए हो गया और ये जी हो गया, जी सॉरी। और जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं या करंट सोर्सेज हैं, उनको उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। चलो मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ, तो वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस इंटरनल 0 ले रखा है मैंने, ठीक है ना? ऐसा मत सोचना कि हमेशा ही रेजिस्टेंस 0 होता है, नहीं, वो देगा तो तुमको यहाँ लगाना पड़ेगा। 3 वोल्ट के साथ 1 ओम बोल रहा है कि 3 वोल्ट का सोर्स है, 1 ओम रेजिस्टेंस है, देन यहाँ लगाओ। 4 वोल्ट के साथ 1 ओम में, तो यहाँ लगाओ। लेकिन यहाँ तो मैं 0 0 दे रखा, मैंने दे रखा तुमको, ऐसे मानो। तो मैं उसको क्या कर दूंगा, 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और 0 ओम का रेजिस्टेंस लगाने के बाद शॉर्ट कर। तो ये जो ए और जी पॉइंट है, ये जो ए और जी पॉइंट है, जहां तुमने इनको ओपन भी कर लिया, यहाँ से ओपन कर लिया है, तो ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 1। पैरेलल में चले गए ना, चले गए ना पैरेलल में, तो ये हो गया 1। तो आरटीएच कितना आया तुम्हारा, 1 किलो ओम। ठीक है, अगेन मुझे ईटीएच निकालना, क्या निकालना, ईटीएच। ठीक है, अब ईटीएच कैसे निकालूंगा, देख, इससे ज्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, ये थेवेनिन लगाना बहुत खतरनाक होता। अब ईटीएच निकालना, कैसे निकालूंगा बता। इस सर्किट को थोड़ा सा मैं और सुंदर सा बना दूं, तो सुंदर सा देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है ना तुमको, ये ये ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट जी है, ये 4 वोल्ट, ये कितना है, 2 किलो ओम, ये कितना, 2 किलो ओम प्लस माइनस 3 वोल्ट। तो मैं यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बताना, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज बताना, तो देख लो यहाँ पे करंट फरंट यूं चला के, ये करंट चला दी मैंने, है ना? करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर लो, तो केवीएल लगा लें यहाँ पे। ओम लॉ से करना चाहता हूँ, ओम लॉ से करो, तो -4 प्लस 2i प्लस 2i प्लस, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा ना, +3। देखो डाटा अच्छा सा नहीं है ना, बराबर 0, 4i बराबर 1, आई बराबर 1/4 एम्पियर, 1/4 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो ओम में चल रहा है ना मामला, तो 1/4 मिली एम्पियर में थोड़ा स्टेड़ा लिख दिया, तो तुम देख लेना। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो करंट आ रही है, यहाँ पे जो करंट चल रही है, वो क्या चल रही है, 1/4 मिली एम्पियर। देन अब तो वोल्टेज बता सकते हो यार, यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो वी ए माइनस वी जी, वी ए माइनस वी जी, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ये सब सिखा रखा है मैंने तुमको। तो वी ए माइनस दिस पॉइंट,
इसको मैं सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को क्या कह देता हूँ, सी। तो वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी जी। दिख रहा है ना सबको? तो मेरे पास बोर्ड पे जगह कम इसलिए कर रहा हूँ और सब कुछ समझाना है तुमको। तो वी ए माइनस वी सी पॉइंट है यहाँ पे, और वी सी माइनस वी जी, इस तरह मैं लिखता हूँ। अब वी ए माइनस वी सी कितना हुआ, बोलो, आई इंटू आर। अब चूंकि करंट तो यूं जा रही है, करंट देखो ऊपर है तुम्हारी, ऊपर है ना, 1/4 कितनी है, ऊपर ही तो है, ऊपर जा रही है, ठीक है ना, करंट यूं जा रही है। तो वी ए माइनस वी सी जो है माइनस आई इंटू आर आएगा, माइनस, क्यों करंट यूं है, बी सी माइनस बी ए थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, बी सी माइनस बी ए थोड़ी बोला, बी ए माइनस बी सी बोला मैंने, करंट यूं है, ठीक है ना। तो माइनस आई इंटू आर, आई कितना है 1/4, आर कितना 2 किलो ओम, तो माइनस 1/4 इंटू 2 प्लस वी सी माइनस वी जी, वी सी माइनस वी जी कितना आना है, 4 या +4, +4, क्योंकि सी पॉजिटिव से है और जी नेगेटिव से। तो सी हाई वोल्टेज पर है, जी लो वोल्टेज पर है, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज पॉजिटिव ही आना, तो +4। तो कितना हुआ, -1/2 +4, ये हो गया कितना हो गया 8 ना, तो 7/2, तो 3.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये आ गया वी ए माइनस वी जी। अब वी जी तो जो 0 है, तो वी ए का मान आ गया, हालांकि तुमको वी ए माइनस वी जी चाहिए, तुम्हें क्या मतलब, तो वी ए माइनस वी जी 3.5, ये आ गया 3.5 वोल्ट, 3.5, ठीक है। तो इस तरह तुम थेवेनिन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो बैक करके देख लेना, ठीक है। ओके, चलो। तो इस सर्किट का मेरे लिए कोई काम अब रहा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने हटा दिया है, तो इस सर्किट को भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, कोई काम ही नहीं है सर्किट का, तो बेकार में क्या मतलब जगह बनाएगा। इसको भी फिर जी फी हटाओ यार, यहाँ से क्या नाटक है ना, ठीक है ना। तो ई टी एच बराबर 3.5 वोल्ट। अब तुम्हें करना क्या है, तो मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे 3.5 वोल्ट है प्लस का, तो प्लस 3.5 वोल्ट यहाँ पे। तो तुमको क्या कहना है, इसको तो क्या कहना है V2, और इसको क्या कहना है V1, तुम्हें क्या मतलब इस बात से, बोलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल तुमको बता दिया अच्छे से, थोड़ा सा अब गौर कर लें, बोले इतना लंबा कौन करने बैठेगा सर जी। तो देखो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस थे ना, 2 और 2 के, तुम तो दोनों को पैरेलल मार दो, यदि ऐसा सर्किट आता है, दोनों को पैरेलल मार दो और यहाँ पे आरडीएस लिख लो, इससे तुम्हें कोई मतलब है ही नहीं, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, ये 3.5 आए चाहे 7.5 आए, कुछ भी आए, तुम्हें तो आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट क्या आएगी, देखो इसकी बताओ, आउटपुट क्या आएगी, है ना, अरे वही आएगी यार, देखो V2, ये V1 है, तो यहाँ जो करंट है वो कितनी जानी है, देखो यहाँ करंट जानी है V1 माइनस V2, वही आउटपुट है रे, है ना। और 1 बराबर V2 माइनस V0 अपॉन 4, ठीक है। तो V1 माइनस V2 तो 4V1 माइनस 4V2 बराबर V2 माइनस V0, तो V0 बराबर आगे ये इधर चला जाएगा, 5V2 हो जाएगा माइनस 4V, ये आउटपुट है। अब तुम्हारा V0 कितना है, AD इंटू VD प्लस AC इंटू V, ठीक है ना। तो ये जो मैंने किया था, ऐसा कर सकते हो तुम चाहो तो, और बाकी तुम जो दिख रहे हैं दोनों पैरेलल हैं, या मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालो वहाँ पे थेवेनिन लगा के, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पे लगा दो और खत्म करो, ठीक है ना, इससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं। ओके, तो इसको क्या लिखा था अपन ने, AD V2 माइनस V1, टाइम खराब नहीं करें, जल्दी जल्दी से, AC और V1 प्लस V2/2, में राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो सकती है, ठीक है। तो V2 AD, इसको याद ही रख लो, AD प्लस AC/2 प्लस V1 माइनस AD आता V1 है ना, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। V1 में माइनस AD और V2 में प्लस AD, देन कंपेयर दैट, इन दोनों कंपेयर कर लें, तो कंपेयर करें AD प्लस AC/2 बराबर कितना 5, बोलो दीवार की तरह खड़े हो, मुझ हमसे पूछ रहे हो, तो AD प्लस AC/2 5, और माइनस AD प्लस AC/2
बराबर -4 ये, AC कितना आया यहाँ से, वही 1, ठीक है। AD कितना आएगा, AD आ जाएगा 5 - 1/2, 4.5 आ गया, यही तो है, AD आ गया, ठीक है। तो CMRR कितना हुआ, 4.5। सबसे अच्छा तरीका है, कोई ज़्यादा मच करनी ही नहीं है, आउटपुट निकालो, कंपेयर करो, इक्वेशन याद रखो, खत्म बात। खतरनाक है क्या, कुछ भी नहीं है ना, सिंपल है, ठीक है ना। तो ये मिटा देता हूँ, CMRR निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ठीक, चलो। अच्छा, ये तो हो गया। अब कहीं भी रेजिस्टेंस जोड़े, थेवेनिन लगाओ, थेवेनिन लगाओ, देन सॉल्व इट। थेवेनिन लगा के तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते। नीचे रेजिस्टेंस जोड़े, नीचे थेवेनिन लगा लो, नीचे रेजिस्टेंस जोड़े तो नीचे थेवेनिन लगा लो, ऊपर जोड़े तो ऊपर थेवेनिन लगा लो, तो दोनों जगह जोड़ो, दोनों थेवेनिन लगाओ। तुम्हें तो V2 और V1 चाहिए, तुम्हें तो वही काम करना। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो, अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे पास दो एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर ये है और एक एम्पलीफायर, एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही दिमाग में आ रहा है। तो इसका गेन A1 है, इसका गेन A2 है, तो दोनों एम्पलीफायर का टोटल गेन कितना है, क्या A1 + A2 है, क्या A1 × A2, बोलो जल्दी से क्या है, हम्म, A1 × ये होता है, ठीक है ना, वो चेक कर सकते हो तुम। ये V1, ये V इनपुट है, मान लो Vin, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है V01 और यहाँ पे आ रहा है V0, या V0 प्राइम कर देता हूँ इसको। इसका गेन क्या हुआ, A1 बराबर V01/Vin इसका, और इसका गेन क्या हुआ, A2 बराबर V0/V0 प्राइम, और पूरे का गेन क्या हुआ, पूरे का गेन हुआ V0/Vin। देखना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है क्या, A1 A2 बराबर क्या आएगा, V0 प्राइम से V0 प्राइम, V0/, ये याद रखनी है तुमको अच्छे से बात, कि दो दो एम्पलीफायर हो, तीन एम्पलीफायर हो, चार एम्पलीफायर हो, ठीक है ना। और इसको ज्यादा बेहतर तरीके से तो इस तरह ले, क्योंकि फेज आ जाता है, फिर चक्कर पड़ जाता है, हालांकि फेज जुड़ जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ना। ओके, ठीक है। तो सर जी क्यों बताइए ये बात, कि मान लो दो एम्पलीफायर, दो OP-Amp दे देता हमको, और उसका टोटल का CMRR पूछे तो बोलो क्या करो, एक का निकाल लो, देन दूसरे का निकाल लो, बोलो। एक तरीका तो ये है कि मान लो जैसे एक OP-Amp हमको ये दे दिया, ये 2 किलो ओम, ये 4 किलो ओम, सिंपल ही ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे B2 दे दिया, यहाँ पे B1 दे दिया, ठीक है ना। एक यहाँ पे ऐसे इस तरह और जोड़ दिया, यहाँ पे ये दे दिया, मान वैल्यू दे देता हूँ मैं तुमको, +5 और ये +3, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या दे दिया, +10, और ये आउटपुट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दे दिया, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये रेजिस्टेंस जोड़ा मैंने यहाँ पे, और ये हो गया 6 किलो ओम, ये 3, ये दे दिया। बताओ इसका CMRR। एक तरीका तो ये है, इसका CMRR निकालो, CMRR 1, इसका CMRR निकालो 2, और दोनों को टोटल कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल CM, ठीक है ना, दोनों का टोटल कर लो, टोटल CMRR आ जाएगा, समझ गए, ठीक है ना, क्लियर।
ओके, हाँ भाई, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो बढ़िया है, अच्छा वाला, ये तो अलग अलग निकालो, अलग अलग निकालने में बड़ी समस्या है कि यहाँ पे वोल्टेज तुमको निकालना पड़ेगा और फिर सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेस्ट तरीका क्या है, बोले पूरे का ही आउटपुट निकाल लो, पूरे का आउटपुट निकाल लो, है ना। और आउटपुट निकाल के उसको उसकी उससे कंपेयर कर दो, और कंपेयर करके वो एडी और एसी निकाल लो। पूरे का आउटपुट तो निकाल सकते हैं यार, क्या दिक्कत है ना। B1 B2 कौन है तुम्हारे, ये B1 और ये B2, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये B1 है और ये B2 है, क्योंकि तुम्हारी इनपुट तो ये रही, ठीक है ना। आउटपुट निकाल लो और आउटपुट निकाल के कंपेयर कर दो, एडी और एसी आ जाए, ठीक है ना। समझ गए, तो ये CMRR कोई खतरनाक नहीं। अब अगला जो टॉपिक है ना, अगला टॉपिक, उसका लास्ट टॉपिक हो जाएगा OPMP का, अच्छा वाला, SLEW RATE स्ल्यू रेट, ठीक है। हम्म, हाँ भाई, तो स्ल्यू रेट क्या बीमारी है, देखो ध्यान से। जैसे ये कोई OPMP है, एक सिंपल सा सर्किट ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कोई इनपुट लगी हुई है, V2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और ये इनपुट है, बस इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगी भाई, वोल्टेज फॉलोअर है ना ये, वोल्टेज फॉलोअर कहलाता, ध्यान है ना, बता दूंगा, वोल्टेज फॉलोअर, तो आउटपुट क्या होगी, सीधी B2, क्योंकि यहाँ B2 देन यहाँ B2 और B2 सीधी वहां, तो बी नॉट बराबर क्या होगी, ओके। ये तो आउटपुट है। अब देखो ध्यान से कि मान लो ये जो इनपुट सिग्नल है वो इस तरह का है, किस तरह, ठीक है। अब यहाँ बना देता हूँ, टाइम ये रहा और ये रहा B2, ठीक है। या इसको मैं वीन कहूँ तो अच्छा लगेगा तुमको, तो वीन कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह की इनपुट, और ये कह रहा है कि ये +5 वोल्ट है और ये क्या है यहाँ पे 0, और इसका टाइम पीरियड बोल दें हाफ टाइम पीरियड, क्योंकि ये हो सकता है कि अपने आप को रिपीट करे। तो मैं यहाँ तक का टाइम बोल रहा हूँ कि यहाँ तक का टाइम जो है वो 10 माइक्रो सेकेंड है, ये, ठीक है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि जैसा बी इन है वैसा ही बी आउट आएगा, तो अपन जो सोच रहे हैं कि नहीं साहब, बी आउट भी यही आएगा सेम, ऐसा कि 10 माइक्रो सेकेंड 0 और ये 10 पर, इस तरह का हमको आउटपुट मिलने वाला है। जैसा इनपुट, मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया, उससे मैं तुमको आसानी से समझा पाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, तो जैसा इनपुट वैसे ही आउटपुट सोच रहे हैं अपन, तो कि जैसा इनपुट होगा वैसे ही हमको आउटपुट मिलने वाला है, नहीं, जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट हमको नहीं मिलेगा, यदि हम स्लू रेट को ध्यान रख रहे हैं तो। स्लू रेट को ध्यान रख, बताऊंगा धीरे धीरे क्या होता है। यदि हम स्लू रेट को ध्यान रख रहे हैं तो जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, तो जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, सुनो। और ओपीएमपी के अंदर, ओपीएमपी के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं, क्या होते हैं, कैपेसिटर्स, और कैपेसिटर्स को कहते हैं कंपनसेशन कैपेसिटर, और इनकी होती है वहां पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो जो कंपनसेशन कैपेसिटर हैं उनकी जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो तो टाइम पर डिपेंड करती है, वो तो टाइम पर डिपेंड करती है, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करती है।
तो आउटपुट जो होता है वो भी उन कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है किसी ओपीएमपी के लिए कि जैसे इनपुट में चेंज हो, इनपुट में चेंज हो इनपुट में चेंज होने की जो रेट है उतनी रेट से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो पाए। जितनी रेट इसकी है चेंज होने की, उतनी रेट से इसका कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो पाए। ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जितनी इसकी रेट है चेंज होने की, चेंज की बात की, कांस्टेंट की बात नहीं होती यहाँ पे, चेंज की जितनी रेट है उतनी रेट कैपेसिटर की हो, देन आउटपुट तो जैसा है वैसा ही आएगा। आउटपुट तो जैसा है वैसा ही आएगा। ठीक है ना? तो यदि इसके चेंज होने की जो रेट है ना, वो ज्यादा है, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की रेट कम है, देन आउटपुट में जो चेंज की रेट है वो इसकी चेंज की रेट से डिफरेंट होगी। वो इसकी चेंज की रेट से डिफरेंट होगी। समझे मेरी बात? इनपुट की वोल्टेज में या इनपुट वोल्टेज में रेट ऑफ चेंज जितनी है उतनी ही यहाँ पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में वोल्टेज की रेट ऑफ चेंज है, तो आउटपुट की रेट ऑफ चेंज और इनपुट की रेट ऑफ चेंज सेम होगी। देन इनपुट जैसा है वैसा ही आउटपुट आने वाला। लेकिन यदि ऐसा हुआ कि इनपुट की जो रेट ऑफ चेंज है वो मैच नहीं की इसकी कैपेसिटर से, देन आउटपुट की जो रेट ऑफ चेंज है वो इनपुट की रेट ऑफ चेंज जैसी नहीं आएगी। दूसरे शब्दों में, देसी भाषा में, कि ये तो महाराज तेजी तेजी से काम चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आउटपुट धीरे धीरे चेंज, इससे ज्यादा तेज तो चेंज हो ही नहीं सकते। ये चेंज हो रहे हैं एक सेकंड में 5, सॉरी यहाँ तो मैं नहीं, इससे मत नहीं बोल रहा हूं मैं, ये तो चेंज हो रहे हैं एक सेकंड में 5 वोल्ट से। तो ऐसा थोड़ी कि आउटपुट एक सेकंड में 10 वोल्ट से चेंज हो जाए, नहीं होगा ना। इनपुट तो यार, इनपुट से ज्यादा कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है ना? तो यदि एक सेकंड में 5 से चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि आउटपुट भी एक सेकंड में 5 से चेंज हो जाए, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर, और हो सकता है कि आउटपुट जो है वो एक सेकंड में 2 से ही चेंज, आउटपुट एक सेकंड में 2 से ही चेंज। समझे मेरी बात? ठीक है ना? तो ये मिसमैचिंग हो जाती है। क्या मिसमैचिंग हो जाती है? कि इनपुट की रेट ऑफ चेंज और आउटपुट की रेट ऑफ चेंज सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती। तो यदि दोनों की रेट ऑफ चेंज सेम है, देन जैसा आउटपुट वैसा इनपुट। और यदि इसकी रेट ऑफ चेंज कम है और इसकी रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, देन आउटपुट 100% ऐसा नहीं आएगा जैसा इनपुट है, डिस्टॉर्टेड आएगा, विरूपित आएगा। समझ गए? ठीक है ना? तो यहाँ पे ओपीएमपी में, हर ओपीएमपी के लिए आउटपुट की जो रेट ऑफ चेंज होती है वो अलग अलग होती है। हर ओपीएमपी के लिए इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, एक्सटर्नल अपन कुछ भी नहीं कर सकते, इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि हर ओपीएमपी के लिए आउटपुट की जो रेट ऑफ चेंज है वो अलग अलग होती है। किसी किसी के लिए आउटपुट की रेट ऑफ चेंज हो सकता है कि हमने ऐसा ओपीएमपी ले लिया, ओपीएमपी तो बहुत सारे पड़े हैं अपने पास, तो ऐसा ओपीएमपी ले लिया जिसकी जो आउटपुट की रेट ऑफ चेंज है वो इनपुट की रेट ऑफ चेंज के बराबर हो, इनपुट की रेट ऑफ चेंज के बराबर हो। ऐसा हो सकता है ना? ठीक है ना? तो उस समय क्या होगा, बताओ? उस समय ये होगा कि जो वोल्टेज है आउटपुट वाली वो डिस्टॉर्टेड नहीं आएगी। यही बोला ना मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने सेंटेंस को। कोई ओपीएमपी हमने ऐसा ले लिया कि उसके आउटपुट की जो रेट ऑफ चेंज है वो उस ओपीएमपी पे डिपेंड करेगा। अलग अलग ओपीएमपी की आउटपुट की रेट ऑफ चेंज अलग अलग होती है। तो आउटपुट की क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज सेम है इनपुट की रेट ऑफ चेंज के। मतलब मेरे पास जो इनपुट है वो ऐसी है कि वहां पे रेट ऑफ चेंज मुझको दिख रही है 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो मैं ऐसा ओपीएमपी लेने की कोशिश करूंगा जिसकी स्लो रेट नहीं, जिसकी
वोल्टेज में जो रेट ऑफ चेंज है, आउटपुट वोल्टेज में जो रेट ऑफ चेंज है वो भी 5 वोल्ट माइक्रो सेकंड है। और दोनों की सेम लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इनपुट के हिसाब से मुझे ओपीएमपी को सेलेक्ट करना पड़ सकता है यदि मैं डिस्टॉर्टेड वोल्टेज नहीं चाहता हूं तो। ठीक है, तो स्लू रेट की बात अभी नहीं हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बताया कि इसको जो कैपेसिटर होते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जब चलती है तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि इनपुट की जो रेट ऑफ चेंज है हो सकता है वो आउटपुट की रेट ऑफ चेंज ना मिले। ऐसा हो सकता है, ऐसा ओपीएमपी तो हमने ले रखा है कि उसकी स्लू रेट गड़बड़ कर रही है, उसकी जो चार्जिंग की कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग गड़बड़ कर रही है, देन आउटपुट की रेट ऑफ चेंज इनपुट की रेट ऑफ चेंज से डिफरेंट हो सकती है। उस समय तुमको जैसा सिग्नल है वैसा नहीं मिलेगा। समझाऊंगा, ध्यान दो मेरी बातों। ठीक है ना? समझे? ठीक है, तो अब मैं बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि आउटपुट में है ना, आउटपुट में जो रेट ऑफ चेंज है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड स्लू रेट। ये कहलाती है स्लू रेट। आउटपुट वोल्टेज की जो रेट ऑफ चेंज है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहलाती है स्लू रेट। ठीक है ना? ये स्लू रेट है। तो ये जो स्लू रेट है वो इसकी रेट ऑफ चेंज के बराबर होनी चाहिए, तब जाके तुमको डिस्टॉर्टेड वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस बात को समझो। वो बताऊंगा अभी, रुक। ठीक है ना? अभी तू समझ पहले इस स्लू रेट को क्या बीमारी। अब देखो, देख जैसे चलो ये सिग्नल क्या कहते हैं, सर्किट बना रहने दें। तो पहले तो मेरी बात ये दिमाग में फिट करो कि स्लू रेट जो क्या है, ये है, शुड बी इक्वल टू दिस। इनपुट की जो रेट ऑफ चेंज है वो स्लू रेट के यदि बराबर है तो डिस्टॉर्शन नहीं आएगा, नो डिस्टॉर्शन। ठीक है, एक बात दिमाग में रखें अपने में कि हर ओपीएमपी की स्लू रेट अलग अलग होती है। तो ओपीएमपी भी हमारे पास बहुत सारे हैं और सिग्नल हमारे पास एक ही है। ठीक है ना? तो अपन ऐसा ओपीएमपी सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिसकी जो स्लू रेट है वो इनपुट वोल्टेज की रेट ऑफ चेंज, उसको भी मैक्सिमम लगाओ, है ना, के बराबर होनी चाहिए, जिससे कि हमें डिस्टॉर्शन ना मिले। अब गणपत, तेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा? नहीं मिला अभी भी? अभी बात करूंगा, इसी से मिल जाएगा तेरे को। ठीक है ना? ये होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरे पॉइंट की बात है। दूसरे पॉइंट को देखो, यहाँ समझो कि मान लो ये तुम्हारी इनपुट है। क्या है? इनपुट। ये लिख रहा है यहाँ पे 10 माइक्रो सेकेंड, और ये क्या है यहाँ पे, जैसे +5 वोल्ट। ये तुम्हारी इनपुट, और तुमने एक ऐसा क्या कहते हैं ओपीएमपी ले लिया जिसकी स्लू रेट है, क्या लूं मैं स्लू रेट इसकी, +1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। इसकी जो स्लू रेट है वो +1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है। ठीक है, देन आउटपुट क्या होगा? कुछ बातें सिखानी चाहता हूं इससे, और हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए। तो ये क्या कह रहा है कि आउटपुट जब मिलेगा अपन को तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है मैक्सिमम वो मिलेगी +1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है ना? जो आउटपुट आएगा उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो मिलेगी अपन को मैक्सिमम +1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। मतलब उस आउटपुट में 1 माइक्रो सेकेंड में +1 वोल्ट का चेंज होगा। जैसे 1 माइक्रो सेकेंड बढ़ेगा, आउटपुट वोल्टेज +1 वोल्ट से बढ़ जाएगी। क्योंकि प्लस लग रहा है तो बढ़ना बोलूंगा मैं।
ठीक है ना। तो 1 माइक्रो सेकंड जैसे इंक्रीज होगा टाइम, आउटपुट वोल्टेज +1 वोल्ट से बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके देखो तुम, है ना। तो जैसे ही तुम +1 बढ़ोगे, सॉरी 1 माइक्रो सेकंड बढ़ोगे, तो आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ जाएगी, फिर अगला बढ़े, फिर एक और बढ़ गई, फिर अगला बढ़े एक। तो कुछ ग्राफ ऐसा जाना नहीं जाना। अब यहाँ पे ये देखो कि +5 कब होगा, ये स्लो रेट से देखो कि ये +5 कब होगा, क्योंकि इस इनपुट तो चेंज हो चुका है जीरो टाइम में, 0 से +5, जीरो टाइम में 0 से +5 हो चुका है। इसकी तो क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन्फिनिटी है, ठीक है ना। हालांकि डार्क डेल्टा से आना चाहिए, पर मैं नहीं बोलूंगा अभी, अभी वैसे समझा रहा हूँ। तो रेट ऑफ चेंज क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये तो बेचारा चेंज हो चुका है ना, बहुत जीरो टाइम में चेंज हो चुका है। लेकिन आउटपुट जो देवी है वो कह रही है मैं तो इस तरह चेंज होंगी, मैं तो इस तरह चेंज होंगी, मैं तो 1 माइक्रो सेकंड में +1 बढ़ूंगी, हर 1 माइक्रो सेकंड में +1 बढ़ूंगी। तो 5 माइक्रो सेकंड में +5 होगी, 5 माइक्रो सेकंड में। तो इसकी जो आउटपुट जानी है ना, तो इसकी आउटपुट कैसे जानी है, इस तरह जानी है। कितने टाइम में, 5 माइक्रो सेकंड, 5 माइक्रो सेकंड में ये +5 होनी है, ठीक है। तो ये महाराज तो पहले ही हो लिए थे इनपुट, तो आउटपुट इस तरह जानी है, तो ये आउटपुट है, ये तुम्हारी आउटपुट, ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़े, अब जैसी बेचारी यहाँ पे आई 5 माइक्रो सेकंड पर आउटपुट आई, तब तो इनपुट देखा। अब इनपुट देखा तो मैंने देखा इनपुट तो कांस्टेंट है, इनपुट कांस्टेंट है तो भैया स्लू रेट तो अपने आप ही 0 हो गई। मतलब इनपुट ही कांस्टेंट है तो आउटपुट में क्यों चेंज होगा, मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वो तो ऐसा किया सर आउट, अब अचानक फिर चेंज हुआ, है ना। अचानक फिर वही 0 सेकंड में 5 से 0 हो गई इनपुट। तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट तो बोलो मैं तो ऐसे ही जाऊंगी भैया, क्या 1 माइक्रो सेकंड में +1 से डिक्रीज हो जाऊंगी अब मैं, बोलो, ठीक है ना। तो अब वो बेचारी 0 पर कब आएगी, फिर 5 मिली सेकंड ले लेगी, तो 5 माइक्रो सेकंड, तो 5 माइक्रो सेकंड अगेन उसने निकाल दिए यहाँ से, ठीक है। 5 ये लग चुके हैं, 5 ये बच गए, 5 माइक्रो सेकंड, 5 माइक्रो सेकंड तो यहाँ तक लग ही चुका है, ओके। तो इस तरह देखो, इस तरह देखो कि आउटपुट जो है डिस्टॉर्टेड हो गई, हुई या नहीं हुई, हो गई। तो जैसी इनपुट थी वैसी आउटपुट नहीं है, ठीक, ओके। तो स्लू रेट से ये इनपुट जो है वो आउटपुट के रूप, जैसी इनपुट थी वैसी आउटपुट नहीं है। अब थोड़ा सा ऐसे सोचो कि मान लो क्या, मान लो कि स्लू रेट होती +5, स्लू रेट क्या होती, +5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। तो आउटपुट को +5 पहुंचने में कितना समय लग रहा भैया, 1 माइक्रो सेकंड, है ना। थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने इसको, 1 माइक्रो सेकंड में ये आउटपुट टकाटक हो गई, है ना। देन फिर इसको एक कांस्टेंट मिला, फिर चेंज आया, फिर 1 माइक्रो सेकंड फिर लग गया, बोलो 1 माइक्रो सेकंड ये लग गया यहाँ पे, मैं लिखूंगा नहीं छोटे, ठीक है, लेकिन तुम समझ जाना, ओके। तो 1 माइक्रो सेकंड में, क्योंकि मजे नहीं आएंगे फिर तुम्हें समझना, ये 1 माइक्रो सेकंड ये, और 1 माइक्रो सेकंड और बढ़ गया तो 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसको छोड़ो, उसकी बात बाद में कर लेंगे, ओके। तो जैसे ही मैंने स्लू रेट इंक्रीज की, या ऐसा ओपीएमपी सेलेक्ट कर लिया इस सिग्नल के लिए कि जिसकी स्लू रेट +5 वोल्ट मतलब बढ़ गई, ज्यादा वाला ले लिया, एक ऐसा ओपीएमपी ले लिया जिसकी स्लू रेट +5 है, मतलब ज्यादा वाला ले लिया, देन डिस्टॉर्शन थोड़ा सा कम हो, हुआ नहीं हुआ, और स्लू रेट बढ़ाओ। अब और स्लू रेट बढ़ाओगे तो ये जो है मतलब बढ़ाने का मतलब ओपीएमपी दूसरा ले लिया, तो अब ये इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, इन्फिनिटी वाला ले लो, इन्फिनिटी वाला ले लो, क्या होगा, डिस्टॉर्शन ही नहीं मिलना, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी, यही बात मैंने, स्लू रेट शुड बी इक्वल दिस, किसके लिए, नो डिस्टॉर्शन, कोई डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए। और यदि तुमने स्लू रेट इससे कम ले ली, किससे, है ना,
तो मैं एक चीज और लिख लेता हूं, दूसरी बात कि मुझे पता चला कि जैसे जैसे स्लू रेट तुम बढ़ाओगे डिस्टॉर्शन डिक्रीज होगा। ठीक है। तीसरी बात कि यदि तुमको डिस्टॉर्शन चाहिए ही नहीं, पक्की वाली गारंटी चाहिए, तो तुमको फिर स्लू रेट जो है वो या तो बराबर करनी है या ज्यादा करनी है। किससे? दिस इज फाइनल रिजल्ट। समझे मेरी बात? क्लियर है सब बात? ठीक है, पानी पी लेता हूँ। अब एक बात और, ठीक है, ये लिखा हुआ है, कहाँ गया डस्टर? हाँ भाई, तो मैं मिटा रहा हूँ इनको, है ना, तुम लिख लेना। तो स्लू रेट तुम्हारी सिग्नल के हिसाब से होनी चाहिए। ओपीएमपी ऐसा सेलेक्ट करो जिसकी स्लू रेट भैया उसके बराबर तो हो, और या उससे ज्यादा हो, या उससे ज्यादा हो। नेक्स्ट बात करें, देखो मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट बात क्या करना है। कि ये सब मान लो कोई तुम्हारा एक इनपुट है, ठीक है, ये 0 है ना, ये मैं 10 ले लेता हूँ, 10 माइक्रोसेकंड, ठीक, और ये मैं ले लेता हूँ +5 वोल्ट, और इसको मैं एक ऐसे ओपीएमपी पर देता हूँ इस सिग्नल को जिसकी स्लू रेट +5 है। थोड़ा सा समझने के, नहीं +5 तो नहीं, +5 तो नहीं, 0.5, 0.5 आसानी समझ दिखेगा तुमको फिर, है ना, इसलिए मैं ऐसे डाटा लेता हूँ। तो स्लू रेट उसकी कितनी है? 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। तो बताओ 5 वोल्ट होने में कितना टाइम लेगा भाई? ये आउटपुट, आउटपुट 5 वोल्ट होने 10 माइक्रोसेकंड। तो 10 माइक्रोसेकंड पर ये आउटपुट 10, फिर अगला 10 माइक्रोसेकंड। ध्यान रखना चेंज मिल गया इसको यहाँ पे, जैसे विचार आया, जैसी आउटपुट यहाँ आया 10 माइक्रोसेकंड में, तब तक यहाँ कोई चेंज ही नहीं था, अचानक चेंज मिला, फिर बेचारा गिर गया। ठीक है ना? तो मैंने एक ऐसा सिग्नल लिया जिसका ये वाला जो टाइम था वो 10 माइक्रोसेकंड। अब सोचो कि मैं ऐसा दूसरा सिग्नल लेता, और इसका एम्पलीट्यूड में +5 ही रखता, एम्पलीट्यूड में क्या रखता? +5। यहाँ पे +5 लिख रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, और ये होता 20 माइक्रोसेकंड, और स्लू रेट, और उसी ओपीएमपी पर मैं इसको डालता, मतलब वही स्लू रेट रखता, इस ओपीएमपी की वही ओपीएमपी लेता, मतलब वही स्लू रेट रखता, और सिग्नल की मैं चेंज कर देता। लेकिन सिग्नल जब मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा गौर कर लो कि मैं टाइम को चेंज कर रहा हूँ, टाइम पीरियड को चेंज कर रहा हूँ, एक तरह से ऐसे बोल दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें क्या वो आउटपुट क्या आने वाला है, बोलो क्या आने वाला है? देखो कि ये भैया स्लू रेट बोल रही है कि 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, मतलब आउटपुट जो जाना है वो 5 वोल्ट कब पहुंचेगा? वही 10 माइक्रोसेकंड। देन इसको फिर ये कांस्टेंट मिलने वाला है, देन फिर ये गिरना है नीचे, है ना, फिर ये नीचे गिरना है। और जब ये नीचे गिरना है, गिर गया बेचारा, है ना, और ये वही टाइम लगना है इसको फिर 5, मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूँ कि ये आउटपुट देखो और ये वाली आउटपुट देखो, दोनों आउटपुट देखो,
तो तुम दोनों आउटपुट देखो तो डिफरेंट नहीं दिख रही है एक ही सिग्नल की, क्योंकि मैंने सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज किया ओनली, टाइम पीरियड चेंज करने का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज की। तो जैसे तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो आउटपुट भी चेंज हो जाता है ड्यू टू स्लू रेट, ड्यू टू स्लू रेट। तो स्लू रेट के कारण आउटपुट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल, ड्यू टू स्लू रेट आउटपुट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। तो जो गणपत भैया कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर इस तरह डिपेंड करता है, ठीक है ना। स्लू रेट और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होती है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी यदि तुम चेंज करते हो और स्लू रेट वही है, ओपीएमपी वही है, देन आउटपुट 100% चेंज होगा, 100% चेंज होगा। एक बात ये नोट कर लेना कि ड्यू टू स्लू रेट, ड्यू टू स्लू रेट आउटपुट सिग्नल will change if will affected with frequency of input signal, frequency of input signal। सेम ऐसे ही सोचो, यदि मैं ऐसा करता कि t ये v इन, ठीक है, और ये मैं लेता कोई 10 माइक्रो सेकेंड 0 और ये कितना है +5, और स्लू रेट ऐसा ओपीएमपी लेता जिसकी स्लू रेट कितनी है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, तो मेरा आउटपुट क्या जाना था वही जाना है, ऐसा कि ऐसा, इस तरह का आउटपुट जाना, ठीक है। और यदि मैं अब सिग्नल को कर देता इनपुट सिग्नल को इस तरह कर देता, थोड़ा सा ऊंचा लेके इस तरह कर, वही 10 माइक्रो सेकेंड लेकिन यहाँ पे +10 है, देन आउटपुट क्या होती भाई, बोलो क्या होती। हाँ भाई 0.5। अब ये तो मैं कह रहा, ये तो बेचारा क्या कह रहा है, ये तो कह रहा मैं तो 5 वोल्ट होऊंगा, बोले कब 10 माइक्रो सेकेंड तक, 10 वोल्ट कभी नहीं हो पाएगा, ये 10 वोल्ट कभी नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, जैसे ये +5 वोल्ट होगा, कौन आउटपुट, आउटपुट जैसे ही +5 वोल्ट होगा, स्लू रेट है ना उसकी, ये बोल रहा है 10 सेकंड में जाकर होऊंगा मैं, तो बोलो यार, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 5 वोल्ट होगा तुरंत इसको चेंज मिल जाएगा, फिर ये गिर जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि मैं एम्पलीट्यूड चेंज करता हूँ और स्लू रेट वही है, स्लू रेट वही है, देन आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा। तो आउटपुट इज डिपेंड ऑन, आउटपुट इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल ड्यू टू स्लू रेट, ड्यू टू स्लू रेट। स्लू रेट के कारण आउटपुट जो है वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्लियर। चलो ये बात है क्लियर हो गई, तो स्लू रेट समझ में आया, है ना। अब लास्ट स्लू रेट की जो बात है, जो जनरली क्वेश्चन पुट अप होता है, हा? कि कोई इनपुट सिग्नल है वी इन, वो है वीएम साइन ओमेगा टी, इसकी रेट ऑफ चेंज क्या है, वी इन ओवर डी वी इन ओवर डी टी बराबर वी एम वी मैक्सिमम इंटू ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी वी इन ओवर डी टी क्या हुई, बराबर वी एम ओमेगा, जो कॉस को तुम पुट करने वाले हो मैक्सिमम के लिए, है ना। और कंडीशन क्या है, डिस्टॉर्शन ना हो उसके लिए, स्लू रेट इज इक्वल टू डी वी इन ओवर डी टी की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो स्लू रेट बराबर वी एम ओमेगा, स्लू रेट बराबर वी एम इंटू 2 पाई एफ, देन एफ बराबर स्लू रेट अपॉन 2 पाई। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर स्लू रेट का ओपीएमपी है
और उस पर इनपुट जो लगा रहे हो वो वीएम की साइनोसॉइडल लगा रहे हो, तो उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होनी चाहिए किसकी, सिग्नल की, जिससे कि डिस्टॉर्शन ना मिले, जिससे कि डिस्टॉर्शन ना मिले। इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी करके देखो क्या होगा, डिस्टॉर्शन मिलने लग जाएगा। मिलेगा डिस्टॉर्शन यार, क्यों नहीं मिलेगा? जब तुम फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगी, और ये स्लू रेट से ज्यादा हो गई, ये क्या हुई, स्लू रेट से मतलब स्लू रेट कम हो गई, स्लू रेट कम पड़ गई। भाई तुम फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगी ना, अब ये बढ़ी, स्लू रेट तो फिक्स है, स्लू रेट तो फिक्स है। कंडीशन क्या है, स्लू रेट शुड बी इक्वल टू दिस फॉर नो डिस्टॉर्शन। लेकिन तुमने क्या किया, ये तो बढ़ा दिया, ये तो बढ़ा दिया, स्लू रेट वहीं की वहीं है, स्लू रेट कम हो गई और वो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो भैया ये तो डिस्टॉर्शन देगा, डिस्टॉर्शन देगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक तरह से मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी फॉर ए पर्टिकुलर स्लू रेट। इससे ज्यादा तुम फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल इस पे नहीं लगा सकते, तुमको डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए तो। नहीं समझे मेरी बात? स्लू रेट के लिए नो डिस्टॉर्शन क्या है, स्लू रेट इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी पर्टिकुलर स्लू रेट पर, इस फ्रिक्वेंसी से ज्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यहाँ इनपुट में काम में नहीं ले सकते। अगर इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल तुमने काम में लिया इस पर्टिकुलर स्लू रेट के लिए, देन आउटपुट डिस्टॉर्टेड आनी है, पक्की बात है। ठीक है गणपत, क्लियर? तो इस पे डिपेंड तुमको क्वेश्चन मिलेंगे ज्यादातर, ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है इस पर मिलेंगे डिपेंड। बाकी तुम अपने आप हैंडल कर सकते हो कि इनपुट कैसी दे रखी है, उसके लिए स्लू रेट क्या होनी चाहिए। मतलब तुम्हें ये फील होना चाहिए आज के टॉपिक में कि स्लू रेट इज इंटरनल ड्रॉबैक बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, किसकी है, ओपीएम। हर ओपीएमपी के लिए अलग अलग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अलग अलग। ठीक है, सिग्नल के हिसाब से तुम्हें ये भी सेलेक्ट करना पड़ सकता है, या इसके हिसाब से तुम सिग्नल भी सेलेक्ट करना पड़ सकता है। गेन चेंज होगा टाइम इंटरवल में, हाँ, तो परफॉर्मेंस ऑफ ओपीएमपी कांस्टेंट नहीं होगी। परफॉर्मेंस से मतलब, तो कांस्टेंट कैसे होगी उसकी परफॉर्मेंस ओपीएमपी की? स्लू रेट को ऐसा ओपीएमपी लो जिसकी स्लू रेट इसकी इनपुट सिग्नल की रेट ऑफ चेंज के बराबर हो, जिससे कि ना तो आउटपुट चेंज हो, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट आ जाए। ठीक है ना, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ओके, समझ गए? तो ये बात हुई आज की सीएमआरआर और स्लू रेट की। तो स्लू रेट मैंने काफी हद तक बहुत अच्छे से समझा दिया तुमको, है ना, इससे खतरनाक तुमको एग्जाम्पल इसके नहीं मिलने। ओके, तो आज ओपीएमपी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, क्लियर? अगर कुछ रहा होगा कल मैं ओपीएमपी की क्लास और ले लूंगा। बाकी फिर के बाद अपन चलाने वाले हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है ना, कल मिलते हैं, चलें अब, बाय। हाँ, स्लू रेट इनफाइनाइट नहीं होती, ये बात तेरी सही है। क्या 741 जो है आईसी 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, 0.5, 10 वोल्ट नहीं होता, 10 वोल्ट तो बहुत ज्यादा बोल देता है। तो मैक्सिमम बात कर रहा तो मैक्सिमम स्लू रेट 10 वोल्ट। हाँ ये हो सकता है, 741 आईसी है 5 के आस। अपन ज्यादा से ज्यादा लेने को इन्फिनिटी तो कर ही नहीं सकते, इन्फिनिटी करने के मतलब तुमने कैपेसिटर ही हटा दिया।
ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि उसकी जो स्लू रेट है उसको इनपुट की जो मैक्सिमम रेट है उसके बराबर करो। अब चूंकि ड्रैग डेल्टा देख सही तू ध्यान से यार, रेट ऑफ चेंज निकालेगा, ड्रैग डेल्टा से निकालेगा, एनवीटी थोड़ी है उसकी रेट ऑफ चेंज। ठीक है ना, तो मिलते हैं कल।